अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी के बाजार में रविवार रात को जबरदस्त आग लग गई। दरअसल यहां पर नया बाजार इलाके में पहले एक दुकान में आग लगी और उसके बाद में इतनी बेकाबू आग हो गई कि उसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। और इसी बीच में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि दुकानदार दुकान बंद करके घर चला गया था। तभी वहां से गुजर रहे लोगों ने दुकान के भीतर से धुआं उठता हुआ देखा, लेकिन देखते ही देखते आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बेकाबू हो गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर कंट्रोल किया। जोशीमठ के डुमक गांव में सड़क नहीं होने की वजह से आज भी लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानियां उन लोगों को हो रही है जो कि गांव में बीमार हो रहे हैं। एक ऐसी ही 62 साल के बुजुर्ग भवान सिंह को ग्रामीणों ने डंडी कंडी के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। भवान सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और ग्रामीणों ने पथरीले रास्ते से 15 किलोमीटर तक चलकर सड़क तक ले गए, जहां से बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया। इसी डुमक गांव के लोग जिला मुख्यालय में रोड के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड में 28 जनवरी से होने वाले नेशनल गेम्स के निकायों में आरक्षण लागू होते ही सियासी संग्राम शुरू हो गया है। नगर निगम से लेकर नगर पालिकाओं में पदों के आरक्षण को लेकर कांग्रेस तो सवाल उठा ही रही है। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी इस पर आपत्ति जताई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में प्रस्तावित निकाय चुनाव के मद्देनजर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए जारी आरक्षण विवादों में आ गया है। कांग्रेस ने आरक्षण के फार्मूले को लेकर 2 आपत्तियां लगाई हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए विधानसभा द्वारा प्रवर समिति का गठन किया गया था, तो बिना विधानसभा के पटल पर रखे आरक्षण कैसे जारी कर दिया गया। कांग्रेस ने 10,000 से कम एससी जनसंख्या वाले निगमों को एससी आरक्षण के दायरे से बाहर किए जाने पर भी आपत्ति जताई है और कहा है कि ये अनुसूचित जाति के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है। तो दूसरी ओर बीजेपी के विधायक और ओबीसी आरक्षण तय करने वाली प्रवर समिति के सदस्य मुन्ना सिंह चौहान ने भी कम जनजातीय वोटर होने के बावजूद नगर पालिका विकास नगर को एसटी आरक्षित कर दिए जाने पर आपत्ति जताई है। चौहान ने तो बकायदा हाईकोर्ट जाने की भी चेतावनी दे डाली है। मेरी सुस्पष्ट जानकारी है कि प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की या नहीं की, लेकिन वो अभी तक हाउस में पटल में नहीं रखी गई है, क्योंकि ये नियम है कि अगर प्रवर समिति को कोई कानून या कोई बिल जाता है तो जो प्रवर समिति की रिपोर्ट आती है उसको फिर विधानसभा से पारित करना, पास करना आवश्यक होता है, जो अभी तक नहीं हुआ। सरकार ने एक जियो जारी करके आरक्षण अपना लागू कर दिया। ये विधानसभा की अवमानना भी है, ये उन जनप्रतिनिधियों का अपमान भी है जो चुनकर 70 विधानसभाओं से चुनकर उस सदन में आते हैं। तो ये जो 3 नगर पालिका परिषद है, खटीमा, धारचूला और विकास नगर, इसमें विकास नगर में जनजातियों की आबादी सबसे कम है, तो पहले ज्यादा आबादी वाले आरक्षित होंगे। खटीमा और धारचूला को उसको अनारक्षित दर्शाया गया और विकास नगर को आरक्षित कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी चूक है। इधर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि प्रवर समिति पहले ही सरकार को लिख कर दे चुकी थी कि साल 2021 की जनसंख्या के आधार पर चुनाव कराए जाएं। ओबीसी आरक्षण तय करने वाली प्रवर समिति की रिपोर्ट आने वाले टाइम के लिए प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ठीक वैसे ही बयान दे रही है जैसा चुनाव हारने के बाद वो ईवीएम पर सवाल उठाती रही है। देखिए, एक तरफ तो ये बार बार कहते रहे चुनाव नहीं करा रहे हैं। हर दिन मुझे याद है करण महाराज जी ने ही अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि प्रेमचंद अग्रवाल ने 3 बार बयान दिया चुनाव नहीं कराया। अब हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब आप ये नया फार्मूला या नया एक मुद्दा छेड़ रहे हैं। यानी कि आपके मन में जो है भाव नहीं था कि चुनाव हो, यानी कि आपकी तैयारी नहीं है, यानी कि आप हारने की स्थिति में, यानी कि उसी प्रकार का आप आरोप लगा रहे हैं जैसे हारने के बाद आप ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल आरक्षण का पेच अब सियासी संग्राम का मुद्दा बन गया है। हालांकि अभी आपत्तियों के लिए हफ्ते भर का समय है, लेकिन संभावना इस बात की भी है कि आपत्तियों के निस्तारण से असंतुष्ट लोग हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो निकाय चुनाव एक बार फिर से लटकना तय है।
देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग के बाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी नामों का पैनल बनाकर एक टोली बनाई जाएगी, फिर 3 नामों का एक पैनल बनाया जाएगा। 3 नामों के पैनल को जनता के बीच ले जाया जाएगा, जिसके बाद में सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। प्रत्याशियों के भविष्य में चयन करना है तो सांसदों के मन के भाव भी रहते हैं, उनके द्वारा भी कुछ नाम सुझाए गए हैं। वो सारे नामों का पैनल बनाते हुए अब एक हम पर्यवेक्षकों की टोली हम बना रहे हैं। पर्यवेक्षकों की टोली नीचे तक जाएगी और कार्यकर्ताओं से राय शुमारी के बाद फिर 3 नाम का पैनल को हम जनता के बीच में सर्वे के लिए भेजेंगे। तो पहली बार हम पार्टी तय कर रही है कि जन सर्वे के आधार पर और कार्यकर्ता की पार्टी के प्रति जो उसका समर्पण भाव दृष्टिकोण के आधार पर हम जीतने वाले प्रत्याशी को ही पार्टी का प्रत्याशी घोषित करेंगे। उत्तराखंड में जल्द होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर कई जगह से आपत्तियां आने लगी हैं। रविवार को मसूरी में अलग अलग संगठनों और पार्टियों से जुड़ी महिलाओं ने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि मसूरी में 5% से भी कम पिछड़े वर्ग के वोटर हैं, व बावजूद इसके सीट को ओबीसी महिला के नाम पर आरक्षित कर दिया गया। महिला प्रतिनिधियों का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत सीट का ओबीसी रिजर्वेशन किया गया है, जिसको महिलाएं कतई स्वीकार नहीं करेंगी। और उसमें जो है ओबीसी सीट कर दी गई है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो महिलाएं इतने समय से धरातल पर काम कर रही हैं, घर घर जाकर के अपनी सेवाएं दे रही हैं, और जिन महिलाओं का उनका तो आपने पॉलिटिकल वो करियर ही खत्म कर दिया इस हिसाब से, तो ये बिल्कुल गलत है। ये महिला सामान्य हो सकती है सीट, और महिला सामान्य सीट होनी चाहिए जिसमें कि हर वर्ग की महिला अपनी तैयारी से जो है पहली बार इतने सालों वर्षों के बाद महिला सीट मसूरी में होने जा रही थी, मतलब हुई है, और उसके बाद ओबीसी महिला आपने कर दी। तो ये कहाँ का न्याय है? आप ये बताइए कि आपने किस बेस पे? ये बिल्कुल निराधार जनगणना हुई है, किसी भी तरह से देखा जाए बिल्कुल गलत है। देहरादून में चतुर्थ उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने सभी से अपील की कि अपनी विरासत संस्कृति से लोग जुड़ें और उसे आगे बढ़ाएं। सीएम धामी ने कहा कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृति पीछे छूट रही है, इसलिए अपने बच्चों को संस्कृति से जरूर अवगत कराएं। कि हम अपनी लोक संस्कृति से जुड़े हैं, अपनी भाषा बोली से जुड़े हैं, और अपने बच्चों को भी हम अपनी विरासत को सौंपने का काम करें, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बढ़ाने का काम करें। क्योंकि आज धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, अनेक प्रकार के क्षेत्रों में हम आगे जा रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में एक बात हम सबको स्मरण में अवश्य रखनी है कि हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी जो हमारी संस्कृति है, हमारी लोक विरासत है, उससे अवश्य जोड़कर रखें। विकासनगर के सहसपुर इलाके के मासुरी गांव के ग्रामीण एक पुलिया के निर्माण होने से नाराज चल रहे हैं और उनके लिए विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पुलिया की कोई जरूरत नहीं है, ना ही पानी से यहां पर कोई अपना रास्ता बनाया है। इसके बावजूद जबरदस्ती पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि कई परिवारों की जिंदगी खतरे में आ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ कई परिवार रहते हैं और पुलिया के गड्ढे में यदि पानी में ने अपना रास्ता बना लिया तो घरों पर खतरा मंडराने लगेगा। परेशान हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग वाले एक पुलिया बना रहे हैं, पुलिया का निर्माण कर रहे हैं, और उसका जो मुंह है वो बस्ती की तरफ खोल रहे हैं। जहां पुलिया के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं है, वहां जबरदस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग वाले एक पुलिया का निर्माण कर रहे हैं, और उस पुलिया के बनने से आने वाले समय में उस बस्ती को इतना नुकसान हो सकता है, यदि भविष्य में कभी पानी जंगल की ओर से आ जाए तो उस पानी का जो बहाव है वो तेजी से बस्ती के अंदर घुस जाएगा और पूरी बस्ती में विनाशकारी एक भूकंप की तरह एक प्रलय आ जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ रामनगर में सर्व हिंदू समाज की ओर से आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। शहर के लखनपुर
प्राइमरी स्कूल से होते हुए मुख्य मार्गों में आयोजित इस रैली में विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय लोग शामिल हुए और बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। घर से लिए तन मन धन समय शक्ति और जीवन। बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ है, इस्कॉन से जुड़े हुए हमारे श्री प्रभु जी को जेल के अंदर डाल दिया गया और जमानत तक पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरह हिंदू त्रस्त है, मतलब उसकी कोई सुनवाई के अलावा उनके ऊपर माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं लगातार। इतने हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उस विषय को लेकर आज यहाँ पे एक रैली रखी गई है, इससे कि हमारे हिंदू लोगों में एक एकता नहीं है। पहली बात एकता नहीं है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो भी है इतना हिंदू सोया हुआ है कि इतनी मामला इतना गड़बड़ा रहा है, उसको देख के भी हमारे हिंदू लोग आगे नहीं आ रहे हैं। चमोली के थराली के अंतर्गत सिमल सैंड में प्रसिद्ध और अनोखे देवताओं के वीर नृत्य का आयोजन हुआ। 6 साल बाद आयोजित 3 दिवसीय वीर नृत्य में 2 दर्जन से अधिक पुरुष और महिला अवतरित हुए, जिन्होंने ढोल दमाऊ की थाप पर नृत्य किया। चमोली में आदि बर्दी के कपाट आज मंत्रोच्चार के बीच में पौष माह के लिए बंद कर दिए गए और इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल भी मौजूद रहे। अब 14 जनवरी को कपाट खोले जाएंगे। पौष महीने के पहले रविवार से कुमाऊं की बैठकी होली शुरू हो गई है। ठंड रातों में कलाकार कई रागों में होली का गायन करते हैं। अब मार्च महीने तक अलग अलग रूपों में होली के रंग देखने को मिलेंगे। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में सर्द रातों में हारमोनियम, तबला और मंजीरे की खनक के साथ ही होली शुरू होती है, जो कई रागों में गाई जाती है। जो हमारे वहाँ पूर्व से एक प्रथा चली आई है, अल्मोड़े की जो होली है साहित्यिक होली है, यहाँ की विदा है। तो पूस का जो प्रथम रविवार से होली की शुरुआत होती है, तो आज का जो दिन है प्रथम रविवार से शुरुआत हुई, आज से निर्वाण की होलियाँ शुरू हो जाएंगी। तो आज से पहले निर्वाण की होलियाँ होती हैं, आध्यात्मिक होलियाँ होती हैं, ये पहला चरण है। दूसरा चरण वसंत से शुरू होता है, जब से श्रृंगार का समावेश होता है, तब से श्रृंगार की होलियाँ शुरू हो जाती है। और श्रृंगार की होलियों के बाद जब रंग पड़ता है, जब रंग की शुरुआत होती है, तो फिर जो श्रृंगार जो है अपनी पराकाष्ठा की ओर जाता है। और बहुत ही अद्भुत किस्म की ये होलियाँ हैं। ये 3 चरण और समापन इसका आपका छरड़ी के दिन और टीके के दिन इसका समापन होता है और फिर निर्वाण की होलियों का शुरुआत की जाती है। देहरादून में चल रहे वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में कई देशों के प्रतिनिधि आए हैं। वहीं इस आयोजन में प्लेनेट आयुर्वेद कंपनी का भी स्टॉल लगा है। कंपनी का कहना है कि उसकी दवा की सप्लाई करीब 35 से 40 देशों में हो जाती है। और इतना ही नहीं, घर कंपनी के डॉक्टर और साथ ही ऑनलाइन मरीजों से भी बात करते हैं और उनको घर बैठे दवा पहुंचा दी जाती है। वहीं योगी आयुर्वेद का भी स्टॉल लगा है। कंपनी का कहना है कि 4 जनरेशन से ये सेवा की जा रही है। कंपनी पंजाब की है और लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक कर रही है। तो पूरे विश्व में पूरे प्लेनेट पे आयुर्वेद को फैलाने के लिए जो मेरा मिशन था, उसमें हम वर्क कर रहे हैं। करीब 35-40 कंट्रीज में हम जा चुके हैं। हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ रजिस्टर्ड हैं और लोग उनको यूज कर रहे हैं। और इंडिया में भी लगभग 35-40 जगह पर हमारी लोकेशंस हैं और लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं, टेलीमेडिसिन है, ऑनलाइन कंसल्टेशंस है, planedaadhar.com जो वेबसाइट हमारी, उसके थ्रू लोग हमसे बात करते हैं और घर बैठे ही उनको हम आयुर्वेद की दवाइयाँ पहुंचा देते हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारा प्रोडक्शन यूनिट भी खुद का है और हम इस आयुर्वेद एक्सपो में आए हैं। हम बहुत अपने आप को सौभाग्य फील कर रहे हैं कि हम आयुर्वेद के जरिए और भी लोगों को काफी अच्छा सुचेत कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रभाव देखने वाला है कि ये जो फॉरेनर्स आके आयुर्वेद लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो हमारी कंट्री में मैं बच्चों को, यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सब लोग आयुर्वेद में आइए। मॉडर्न मेडिसिन अलग चीज है, बट आयुर्वेद जो आपकी किचन से स्टार्ट हो रहा है, घर में ही, जैसे हमारे अदरक है, लहसुन है, नमक है, हल्दी है, अदरक को सुखा दो सौंठ बन जाता है। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।